अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लिया था। आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है आयनिक बॉन्ड। याद रखिएगा बच्चे, आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की टाइप है। केमिकल बॉन्ड की चार टाइप है: मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मेटेलिक बॉन्ड होता क्या, ये बनता किस तरह। ये दो मेटल एटम के दरमियान जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड बनता किस तरह। याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड जो है, जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देता है, तब जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तब बनता है बच्चे जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है, तब जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये टाइप है केमिकल बॉन्ड की। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड की टाइप है विच आर द कंप्लीटली, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम वन एटम, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। एक एटम जब अपना कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम वन एटम, हैविंग, जो रखता है, हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। मैंने डेफिनेशन लिखी है। मैंने बताया आपको कि जो एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है, तब जो चीज बनती है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीजों का यूज किया, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, ये दो चीजें। अब सपोज करें, अब हम इसकी करते हैं एग्जाम्पल। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, नेक्स्ट आएगा सीजियम क्लोराइड फ्लोरीन, उसके बाद आएगा हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड, फिर आएगा सोडियम आयोडाइड। आप चाहते हैं कि इनमें से एग्जांपल दे सकते हो कोई भी। यहाँ पे सपोज करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या है। सपोज करें मेरे पास एक एग्जांपल में से मैं चाहते हैं चीजों की एक्सप्लेनेशन करूं। सपोज करें हमारे पास एग्जांपल है KCl की, यानी पोटाशियम क्लोराइड की हमारे पास एग्जांपल है। अब सपोज करें आप, मेरे पास एक एटम ये है, ठीक है, इसका ये एक शेल है और एक इसका ये है शेल है, और सेकंड इसका शेल ये है, और फोर्थ इसका शेल ये है, ठीक है। ये मेरे पास बच्चे एक शेल है। अब ये सपोज करें हमारे पास ये है पोटाशियम, यानी ये जो चीज है ये है पोटाशियम की एग्जांपल, पोटाशियम का एटम है ये मेरे पास किसका एटम है? ये मेरे पास है पोटाशियम का एटम है। अब आपको पता है कि पोटाशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 19 होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,
पोटाशियम के दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और होंगे। कितने हो गए? 8 तीसरे में, दूसरे में भी 8, कितने? 16, 16 और 2 18, और एक होगा इसके बाहर वैलेंट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पोटाशियम है ये स्टेबल होना चाहता है। इसके बाद क्लोरीन, इस क्लोरीन जो है बच्चे, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एक ये शेल है, एक ये है, एक ये है। अब ये क्या, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास है 17। पहले में कितने आएंगे? पहले में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे में कितने हैं? दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। दस हो गए, और 10 और तीसरे में कितने होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन और 7। 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सा एटम है? ये मेरे पास है बच्चे क्लोरीन का। ठीक है, पोटाशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पोटाशियम के पास बच्चे टोटल इलेक्ट्रॉन 19 है, और क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। अब ये दोनों क्या करना चाहते हैं? ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन दोनों वर्ड का मतलब समझिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, बात कर चुके हैं हम। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। यहाँ पे देखो, अब जो पोटाशियम है ये स्टेबल होना चाहता है, क्लोरीन भी स्टेबल होना चाहता है। जो पोटाशियम है ये क्या करेगा? जो अपना आखिरी वैलेंट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी वैलेंट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर कर देगा किसको? क्लोरीन को। ये ट्रांसफर क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पर ट्रांसफर कर देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। पहले ये अनस्टेबल था, अब ये क्या होगा? स्टेबल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीटली ट्रांसफर करने के बाद जो पोटाशियम था बच्चे, ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, ये दोनों स्टेबिलिटी चाहते थे। ये क्या करना चाहते? दोनों स्टेबिलिटी चाहते थे। जैसे पोटाशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी वैलेंट शेल में इसको दिया, तो इसने क्या किया? हासिल किया इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए इसने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये भी स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे हम इसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको हीट प्रोवाइड किया। जैसे हमने हीट इसको प्रोवाइड किया तो तब ये क्या हुआ? लूज हुआ इलेक्ट्रॉन। वैसे खुद ब खुद ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। जैसे हमने इसको जो एनर्जी प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। लूज करने के बाद ये जो सोडियम पोटाशियम होगा ये स्टेबल होगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम कहते हैं कैटाइन। अब ये कैटाइन बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने स्टेबल होने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिया स्टेबल होने के लिए, क्लोरीन ने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया स्टेबल होने के लिए, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यहाँ पे जो हम एनर्जी देंगे उस एनर्जी को कहेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। बस ये 2 चीजों का याद रखिएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया? बाहर से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया स्टेबल होने के लिए। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे, और यहाँ पे जो हम एनर्जी देंगे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, लूज करवाने के लिए, उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बस ये था बच्चे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि एटम आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जब एक एटम अपना मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है तब जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब चंद एक एग्जाम्पल में से हम इनकी करेंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे।
तो सबसे पहले मेरे पास है मैं इसी जो एग्जांपल लिया मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द KCl कंपाउंड। ये मेरे पास KCl कंपाउंड है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। KCl बच्चे हमारे पास कंपाउंड है, इसकी मैंने क्या करनी है, अब एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी करनी है। KCl दो चीजें हैं मेरे पास, एक है मेरे पास पोटाशियम, एक है मेरे पास पोटेशियम और नेक्स्ट दूसरा है मेरे पास क्लोरीन। इन दो चीजों की मैंने एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन जो आयन है ये किस तरह बनता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयंस, क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन, अब ये किस तरह बनता है आयन, और ये जो है हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयंस यानी आयंस किस तरह बनता है। सबसे पहले अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो किस तरह होती है। सबसे पहले द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरीन आयंस, ऑफ द क्लोरीन आयंस, क्लोरीन एटम्स। अब क्लोरीन एटम जो है बच्चे, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम पीछे पढ़ के भी आए, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। इस क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक टेबल करवाया था कि उस टेबल के मुताबिक आप कोई भी एलिमेंट उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं क्लोरीन की, 1s2 आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास 2s2, नेक्स्ट आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2 और 3s2 3p5। अब देखो अकाउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 17। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। अब इसने इस क्लोरीन ने क्या किया कि एक पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन लिया, लेने के बाद ये क्लोरीन स्टेबल हो गया, स्टेबल होने के बाद इसका आयन बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी थ्योरी, द क्लोरीन एटम क्लोरीन एटम द गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल आर क्लोरीन आयंस। तो क्या बन गया, क्लोरीन आयंस बन गया। अब जो चीज हासिल करती है कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया स्टेबल होने के लिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है, हमने इसकी आयंस बनाना है इसका।
नेक्स्ट हमने इसको क्या किया, जो पोटाशियम है, अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे हासिल किया, ये स्टेबल हो गया। अब ये भी पोटाशियम स्टेबल होना चाहता था, इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद इसके आखिरी वैलेंट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो रिमूव करवाया, रिमूव होने के बाद ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो द इलेक्ट्रॉनिक configurations of potassium ions of potassium ions। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पोटाशियम के पास 19 होते हैं। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किस तरह, पहले 1s2, उसके बाद 2s2, नेक्स्ट हमारे पास होगा 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 4 और 6 10 12 12 और 6 18, उसके बाद 4s1। अब इसके पास टोटल कंप्लीटली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव किया, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो रिमूव होने के बाद ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे जो हम किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए एनर्जी देते हैं उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द पोटाशियम फ्रॉम पोटाशियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, जो पोटाशियम है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन इन एटम, अपने एटम में से, इन एटम्स टू द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल से एंड फ्रॉम पोटाशियम आयंस। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, उसके बाद ये भी स्टेबल हो गया। अब हमने इन दोनों का आयंस बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ KCl आयन। अब हमने इन दोनों का आयन बनाना है। अब पोटाशियम और क्लोरीन, ये दोनों एटम क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद जो चीज बनती है वो है आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बन जाए, आयन बन जाएंगे। द पोटाशियम एंड क्लोरीन atoms are attract toward each other and from ions। तो क्या होगा, आयंस बन जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर लो इसकी। यहाँ पे एग्जांपल करनी है आपने क्लोरीन की एग्जांपल होगी हमारे पास। क्लोरीन की एग्जांपल छोड़ गए थे हम, तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिएगा क्लोरीन की। क्लोरीन में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे,
एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -349 किलो जॉल पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, होगी हमारे पास पोटाशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा, पोटाशियम एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे होगा, ये जो दो आयन बनेंगे तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। अब यहाँ पे जो आयन बनता है वो बनेगा हमारे पास KCl, और इसकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इसकी होगी डेल्टा एच इज इक्वल टू -6990 किलो जॉल पर मोल। ये इसकी बच्चे एनर्जी है। और दो आयंस बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। यहाँ पे आप हेडिंग दे लेना, लेटिस एनर्जी क्या होती है। लेटिस एनर्जी क्या होती है, दो आयंस के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, दो आयंस के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड during bond formation the energy release -690 किलोजोल पर मोल इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। ये थे बच्चे इसकी डेफिनेशन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना। लेटिस एनर्जी क्या होती है, जो दो आयंस के बाद एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। ये थी हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन लेटिस एनर्जी क्या है। तो हमने सबसे पहले किया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की टाइप है। उसके बाद मैंने आयनिक बॉन्ड बताया कि दो एटम या जो होते हैं, एक एटम अपना मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, तब जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल में चंद एक चीजों की हमने फॉर्मेशन की, और फॉर्मेशन करने के बाद हमने बनाया आयंस, यानी जो दो आयंस के बाद बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।